हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि संडे को डेली हमारा सीटेट का टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है और उसके बाद से अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं डिटेल में, तो गारंटी है कि आपके 50+ नंबर आएंगे। और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हो, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, तब तो भाई 58 भी आ सकता है, 60 में से 60 भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक किया था 45 तक, और ये आपका रिसेंटली सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन में, अगस्त वाला वही है। और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए, एक एक क्वेश्चंस आपके एक तरीके से देखा जाए तो एक एक पैराग्राफ का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ 500 लाइक्स का टारगेट है, तो सपोर्ट जरूर करें। देखिए, आपका 46 बाइलिंगुअल आपको दिख रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, और ये पेडागोजी का है। एक शिक्षिका जो है अपनी पाठ योजना मतलब लेसन प्लान के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। मतलब एक्सपेक्टेड जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखती है, जैसे कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। मतलब स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर अ वीकली मार्केट विद अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कंपेयरिंग की बात हो रही है, तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या प्रदर्शित करना है। अब देखो, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपका अनुप्रयोग होगा, समझ होगा, एनालिसिस होगा, या फिर ज्ञान। इनमें से बताओ, इनमें से बच्चा कौन सी चीज इसको जरूरत होगी। दिस ऑब्जेक्टिव विल रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर, इसमें से क्या चीज जो है किस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। देखो, सबसे पहले मैंने जब भी आपसे मैं बोलती हूँ कि एनालिसिस करो, एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट के कंपेयर में आपका दूसरा सब्जेक्ट कहीं कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो बेसिकली जब भी हम तुलना करते हैं तो हम एनालिसिस ही तो यूज करेंगे ना। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि बताओ दो चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा बेटर है, तो आप कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एनालिसिस की जो है आवश्यकता होती है, विश्लेषण। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 47, विद्यार्थियों के भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सबसे ज्यादा बेस्ट है। और फिर से ये पैडागोजी का है। इन चारों में से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मतलब इन चारों में से आप बताइए कि कौन सा जो है असेसमेंट, कौन सा क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग, उनके भारतीय संघवाद के बारे में समझने के लिए कौन सा बेटर होगा। तो चलो देखते हैं। और हिंदी में भी लिखा हुआ है सारे ऑप्शंस, इंग्लिश में भी। तो आप जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप यहाँ से पढ़ के आंसर दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि जो भारतीय हमारी संघवाद है, इसकी समझ, सराहना हमको जांच करना है। तो आखिर में इसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है ना जिससे हम ज़्यादा अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं। पहला देखो, लिखा है कि राज्यों के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस पर क्या करो, ब्रीफ नोट वो लिखें। दूसरा लिखा है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं और उनके काम बता दो। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सारे फैसले केंद्र से लिए जाते। दूसरी चीज है कि संघवाद को परिभाषित करो। तो देखो बेसिकली देखो, यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, बच्चों का असेसमेंट करना है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है भारतीय संघवाद के बारे में, उनकी समझ, उनकी सराहना, उसकी जांच करने के लिए। तो ये तो सब रटा रटाया किताबी ज्ञान है ना। ये आपका कि कितने हैं, इस 3 स्तर कौन से हैं, परिभाषा बताओ, ये तो बच्चों को याद है। बट अगर आप उनके सच में समझ जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप उनसे पूछो कि क्या होता अगर हमारा राज्य और स्थानीय शासन ही नहीं होता, सारे फैसले केंद्र से लिए जाते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो खुद बताएंगे ना इसके बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप एक रीज़न फाइंड आउट करने के लिए दो। जहाँ पर भी रीज़न वाली आंसर्स आपको मिलेंगे ना, वो हमेशा सही होता है। सो ऑप्शन नंबर 3, 48 देखिए। और ये काफ़ी अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हो। A, D, B, C सफल किया गया है। फिर से मूल्यांकन संबंधी विचार, असेसमेंट वाला क्वेश्चन, इस पर विचार करो। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। निम्न में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ये गलत वाला बताना है। तो 4 बच्चों ने आंसर दिया है, तो इन चारों में से बताइए कि कौन सा ऐसा जो है आंसर दिया है बच्चे ने जिससे आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक नहीं समझ पाया कि मैं इसे क्या पूछना चाह रही हूँ। गलत वाला बताना है।
चलो, पहला लिखा है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह असक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, ये लिखा है। तो ये तो समझ लिया, ये तो सही है। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको देगा रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्री इज टू बी गवर्नड, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नियमावली नहीं देता, वो हमारी उसमें सारे नियम बनाए गए हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। अब गवर्नमेंट को अपना शासन चलाने के लिए थोड़ी ना संविधान कोई रूल्स नहीं देता है। उस देश का शासन किस तरीके से किया जाएगा इसका कोई रूल्स वो नहीं देता, ये गलत है। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो, और जो बहुसंख्यक हैं को मतलब कि एक तरीके से इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो जी हाँ, अभी मैंने बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं जाति के अमीरी गरीबी पे, ठीक है, जेंडर बेसिस पे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। विद्यार्थी, ये संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। जी हाँ, कई बार देखा होगा आपने कि जो पार्टियां होती हैं वो कुछ अपने फायदे के लिए नई नई चीज़ें निकालती हैं, तो संविधान उस पर भी कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली गलत वाला यही है कि देश का शासन किस तरीके से किया जाए, ये नियमावली। इसका मतलब बच्चे ने प्रश्न नहीं समझा, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है कि संविधान की जरूरत क्यों है भाई हमें हमारे देश को। ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा है, विद्यार्थियों के चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु स्क्रैप बुक एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। स्क्रैप बुक आप लोगों ने भी बहुत यूज़ किया होगा। हम लोग उसमें अलग अलग जो भी हमको डिफरेंट वेजिटेशंस मिलते थे उसमें हम चिपका के रखते थे। तो ये बेस्ट जो भी आपको मिल रहा है आप उस अपनी स्क्रैप बुक में लगा रहे हो, तो ये एक अच्छा तरीका है। और जो स्क्रैप बुक होता है ना, इसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्री के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब ये तो चलो ठीक है कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, वेजिटेशंस, वेरियस रीजंस, तो आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, अपने स्क्रैप बुक में चिपका रहे हो। इससे एक आपको सीखने को मिलेगा अलग अलग चीज़ों के बारे में। बट आप मुझे बताओ, क्या ये मैटर ज़्यादा करेगा कि उसमें मैंने सामग्री कितनी महंगी लगाई है? आप मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा ना कि जो मेरा स्क्रैप बुक है, मैं किसी बच्चे का मूल्यांकन इस बेस पे करूंगी कि किसने कितना अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, महंगी महंगी चीज़ें लगाई हैं। तो ये एकदम गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1। ये आपके पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, हर संडे को प्रैक्टिस के थ्रू जो है पहले भी हमने बहुत किया है और आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोगों को जो है ऐसे ही अपनी पढ़ाई करनी है और साथ में रिवीजन करना है। और ये एक टेस्ट जो है एग्जाम से पहले ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पहला हो गया। 50 देखिए, विद्यार्थियों का तथ्यात्मक ज्ञान मतलब कि फैक्चुअल नॉलेज की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अब आप मुझे बताओ, एक फैक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं? मैं आपसे पूछूंगी कि हमारा जो है, जैसे कोई आर्टिकल मैंने आपसे पूछ लिया, किसमें क्या है। मैं आपसे सौरमंडल पूछ लूंगी। मैं आपसे 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये क्या है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि परिभाषा पूछ सकती हूँ कि जो है उपग्रह हो गए, जो वायुमंडल की परिभाषा बताओ, ये सब क्या है। ये आपने रटा है ना, यही तो है फैक्चुअल नॉलेज। तो पहला ही हो जाएगा नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, मतलब परिभाषिक ज्ञान। बाकी क्लासिफाई करना कैटेगरीज में, या फिर स्ट्रेटेजी बनाना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये सब कुछ आपका डिटेल में चीज़ें आती हैं। फैक्चुअल चीज़ें तो वही है कि आपने कितना रटा हुआ है, कितना याद किया है। तो ऑप्शन नंबर 1। चलो, और उसके बाद से ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चंस के लिए ना मैं हमेशा से बोलती हूँ कि एक प्रश्न के लिए कभी भी आपको अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वाला जो एक कैलकुलेट करने के लिए आता है ना, केवल 1 नंबर का आता है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आएगा। ठीक है, रिसेंट वाले में नहीं आया था, इसके पहले भी कई बार एग्जाम्स में नहीं आया है। तो ये आप कर भी सकते हो, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको करा दूंगी, क्योंकि इसके लिए अलग से मैं आपको बताऊंगी। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितना समय होगा। तो हल्की सी रीजनिंग बस यहाँ पर लगानी है और आराम से हो जाएगा ये। तो इसका हमारा हो जाएगा 3 PM। आता बिल्कुल भी नहीं है, 1 नंबर का ही आता है बस। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए कारण का चयन करो। जो समुद्री गुफाएं बनती है ना, वो उस रीजन क्या है ये आपको बताना है
क्या वो इरोजन की वजह से होता है और डिपोजिशन की वजह से होता है, या फिर वो विंड जो है इरोजन की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, या फिर जो रॉक्स हैं उनके गिरने की वजह से होता है? बताइए। ये ज्योग्राफी का है। अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं किया है और मंडे या ट्यूसडे से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई है। तो बताइए। तो आपको जो भी हमारा जो सी केव्स है ना, जो कि कोस्टल एरिया में फॉर्म होते हैं, उसका सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि वो इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से होता है। ठीक है, तरंगों के। सो ऑप्शन नंबर 1 52 का। अगला देखो, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि जो अगर आपने जगह चेंज किया है तो जो प्राकृतिक नेचुरल जो वेजिटेशंस हैं उसमें भी तो चेंजेस होंगे। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? अब हर जगह तो नहीं सदाबहार वृक्ष होगा, तो आखिर में ये भूमध्यवर्ती प्रदेश के ही समीप क्यों होता है? अगेन ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी आपको याद रखना है, इसका आपको रीज़न बताना है। और इसका रीज़न है, याद रखिएगा, हैवी रेनफॉल और हैवी टेम्परेचर। सिर्फ इसी वजह से ये सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के पास ही उगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारी वर्षा होगी और तापमान भी उच्च होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये हमने कई बार बीपीएससी में भी डिस्कस किया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, लोकेशंस फाइंड करने के लिए, ये तो हम डिटेल में किए हुए हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारा जो है विषुवत रेखा, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये काल्पनिक, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए भी हम ये जो काल्पनिक रेखा है इसी को तो बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर आपका उत्तर में आपका कर्क होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर आपका दक्षिण में होता है मकर रेखा, ये भी आपका होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये वाला जो एरिया होता है मैंने आपको बताया, ये टॉरिड जोन होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ती है, ये होता है आपका टॉरिड जोन। ये सारी चीज़ें आपको याद हैं। और ये आपका ध्रुव दक्षिणी, उत्तरी एंड दक्षिणी। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे ना, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड जो है ध्रुवों के पास बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, ये चीज़ें पता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैटिट्यूड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और लैटिट्यूड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और इसका यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है डिटेल में। देखिए, इसको क्या बोलते हैं कि अक्षांश के बारे में सबसे पहले सारे ऑप्शंस पढ़ो। पहला लिखा है कि जो उत्तर ध्रुवी वृत्त है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से होकर जाती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। बट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कर्क रेखा कहाँ पे है, बताओ। यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है आपका कर्क रेखा, ये उत्तर ही तो है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती। क्या ये बात गलत है? एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा नहीं भाई, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, और यही हमारा सही होगा, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया विषुवत, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मकर रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा आपका जो है उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है और मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये 4-5 पॉइंट याद रखना। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे सही क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, ये ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच में हमने क्या किया, एक लाइन खींची है, काल्पनिक रेखा। इसी को तो बोलते हैं हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और आपको मकर रेखा, कर्क रेखा भी मैंने बता ही दिया। चलिए देखो, ये सब एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो अगर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं आपको डेली जो है एनसीईआरटी किताबों से पढ़ा रही हूँ और एनालिसिस भी करती हूँ, डेली नोट्स भी बना रही हूँ, तो उसमें मुझे एक बहुत ही सही तरीके से आइडिया भी लग चुका है कि किस किस टॉपिक से कितना पूछता है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। निम्न में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करो। चलो, अब ग्लोब हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। जी हाँ, और ये किस लिए आपको भी बताया, लोकेट, स्थान का पता करने के लिए। ये सही है, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। तो ये क्या है, पृथ्वी का ही तो एक जो है मॉडल है ना ग्लोब,
तो ग्लोब हमारा पृथ्वी भी ध्रुवों पे आपको पता है चपटा थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है। तो आपने देखा होगा ग्लोब ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं, वो हल्का सा आपने देखा होगा अपने अक्ष पे इस साइड में झुका हुआ होता है, देखा ही आपने। तो बी भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, एक ट्रू मॉडल है ना ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। अंडाकार आकृति में है, ओवल इन द शेप है, ये गलत है। बाकी के तीनों सही है, सो ऑप्शन नंबर 4। अब ये पूरा आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री आई थिंक हम कर चुके हैं। चलो अब ये है हमारा, अब एटमॉस्फियर वायुमंडल से रिलेटेड है। और कल ही मैंने आपको पूरी लेयर बताई। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन बताओ। सबसे पहले क्यों, क्योंकि यहाँ पर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यही एक रीज़न है बस, और कोई रीज़न नहीं है। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला आपका जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है सबसे नीचे वाला लेयर होता है और इसमें आपकी मौसम संबंधी सारी घटनाएं आती हैं। उसके बाद से दूसरा आपका लेयर आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटो ये देखिए लिखा हुआ है समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपका ओजोन लेयर होता है, ये भी याद रखिएगा, ओजोन लेयर होता है। और यहाँ पर ही आपके प्लेन वगैरह चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद से आपका कौन सा लेयर आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। देन आपका आता है मध्य मंडल, जिसमें आपको पता ही है उल्का पिंड्स जो है आकर जल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी लेयर वाली चीज़ें मैंने कल आपको बताई हैं। ज़्यादातर यही समताप मंडल से क्वेश्चन पूछेगा आपका। रेडियो जो वेव्स हैं जो कि परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जो कि आपको पता है आयन मंडल, कभी बाह्य मंडल लिखता है, उसी का दोनों इसी का हिस्सा है, कल हमने डिटेल में पढ़ा ही है, कल की क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ पर समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसका एक कारण ये है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिलेटेड वेदर फिनोमिना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अभी मैंने ये आपको बताया, इसका मिलान करना है। आप बताओ ओजोन परत किस में है, समताप मंडल में है, अभी मैंने आपको बताया। रेडियो जो है ट्रांसमिशन, रेडियो प्रेषण, ये आपसे प्रश्न पूछा है, ये आपका किस में है, वायुमंडल में है, क्योंकि आयन मंडल भी वायुमंडल का ही हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए का तीसरा हो गया हमारा और बी का चौथा। अब मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। सबसे पतली वायु बहिर्मंडल की होती है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 ये फिक्स है कि आपका वायुमंडल से 1 से 2 प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपका वार्म ओशन करंट है, क्यों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, या फिर भूमि के मतलब वो अंडरग्राउंड की वजह से गर्म होता है, गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होता है, या फिर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। अगर थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप इसका आंसर बता सकते हो। देखिए मैं जब आपको बता रही थी इक्वेटर, तो ये जो हमारा एरिया होता है टॉरिड जोन, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं ना वो एकदम सीधी पड़ती हैं, और ये भूमध्य के पास वाला एरिया ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। यही रीज़न है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के यहाँ पर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न हो रहा है। अगर ये ध्रुव पे होता तो ठंडी होती, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जाएंगे ना आप तो ठंडा बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगता है। तो इसका रीज़न एक ही है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, दैट्स इट। 59 का 4। लाइक नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका जो है कृषि से रिलेटेड है, ये आपकी टाइप्स ऑफ कृषि है, मतलब एग्री फार्मिंग, और ये आपका एरिया है, किस टाइप की कृषि किस एरिया में होती है ये आपको बताना है। पहला है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिर हमारा कमर्शियल है, इंटेंसिव है एंड चलवासी, और ये आपके एरियाज हैं। तो ये आपको याद करना होगा और इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूछता ही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो जहाँ पे ज़्यादा जंगल होता है ना, थीकली फॉरेस्टेड एरियाज, क्योंकि ये एक जगह क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो सघन वन वाले क्षेत्र में होगा ना। देखो थीकली फॉरेस्टेड एरियाज, तो ए का तीसरा, ये भी खत्म, ये भी ये लो, एलिमिनेट करना बहुत ही आसानी होगी, समय बचेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। बाकी और देखते हैं। और जो आपका कमर्शियल वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये आपका होता है ना टेम्परेट ग्रासलैंड में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण। उसके बाद से हमारा आता है गहन इंटेंसिव कृषि, ये आपका कहाँ पे होगा, तो ये होगा हमारा सघन, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, थीकली पॉपुलेटेड एरियाज। और नोमैडिक हर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं चलवासी पशुचारण, ये हमारा होगा सेमी एरिड जोन। तो ये हमारा बचा है पहला, तो इसका हो जाएगा, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर 2। पूरा का पूरा यहाँ पे ज्योग्राफी ही दिया हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य, ध्यान रखिएगा, असत्य कथन बताना है, गलत, फॉल्स स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है? एनर्जी रिसोर्स की। तो चलिए देखते हैं एनर्जी रिसोर्स के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है। पहला लेके आए कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। जी हाँ, ये एकदम सही है। सौर ऊर्जा हमारा जो है सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, मतलब आप उसको बार बार रिन्यूएबल कर सकते हैं, ये भी सही है। पवन ऊर्जा आपका प्रदूषण मुक्त होता है, जो विंड एनर्जी होती है ना वो नॉन पॉल्यूटिंग होती है, ये भी सही है। यहाँ पर लिख दिया कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, मतलब समाप्य मतलब खत्म हो जाएगी, टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल, ये गलत लिखा है और इसीलिए ये हमारा तीसरा ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसका कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सस्ता है? जैसे कि जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। तो बहुत ही भारी सामान और बड़े आकार वाले सामान को ढोना है, दूरी भी ज़्यादा है, तो किस रास्ते से हम चलें? ट्रक वगैरह ले जाना है जो कि हमें सस्ता पड़ेगा, बताओ। आप भी जानते हो कि भाई वायु मार्ग तो बहुत ही महंगा है, ये तो हो ही नहीं सकता। सड़क मार्ग में तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। रेल मार्ग भी नहीं, जल मार्ग, क्योंकि अधिक दूरी को एक कम समय में जो है ये तय कर लेगा, साथ में कितना भी भारी हो, कितना भी बड़ा आकार हो, ये आराम से हम वाटरवेज के थ्रू लेके जा सकते हैं और सस्ता भी होगा। सबसे सस्ता पूछा है और सबसे सस्ता हमारा जल मार्ग है, ठीक है ना, वाटरवेज। चलो अगला क्वेश्चन है, हमको क्या करना है? अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। हाँ, ये बात और है कि इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, ना ही किसी ने मैनिफेस्टो में लिखा है। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो क्या है? अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं ना वो जो ज़्यादा करनी चाहिए? क्या हमको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए या फिर रिन्यूएबल जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या फिर अबायोटिक? ये तो काफ़ी आसान पूछा है। अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो ना, जिसका यूज़ आप बार बार कर सकते हैं, उससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर से पेडागॉजी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसमें आपका ना क्या करेगा, कहीं पे हिस्ट्री है, कहीं पे ज्योग्राफी, बीच बीच में पेडागॉजी के क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देना 31 से और लास्ट तक 90 तक, जो आता जाए गोला बनाते जाओ, जो ना आए वो छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, एक कक्षा गतिविधि करा रहे हैं क्लास में। शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। बहुत सारी गुड़िया थी, तो हमने बच्चों से बोला कि इसमें से बताओ कौन सी आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया है, तुम इसको उठाओ। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए हुए, डांस वाली मुद्रा में खड़ी गुड़िया उठा ली। आखिर में बच्चों ने ऐसा क्यों किया? क्या बच्चे भेदभाव करते हैं आदिवासी और हमारे में, या बच्चे स्टीरियोटाइप हैं, या फिर प्रगतिशीलता है, या फिर प्रिजुडाइस है, पूर्वाग्रह सोच है? ये एक स्टीरियोटाइप है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आदिवासी वाला। देखो क्या हुआ है कि आदिवासी जो होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें ऊंच नीच जाति होती, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट हम लोगों ने क्या किया कि एक, अगर आप कई बार सोचो कि लोगों ने एक पुरानी सोच बना ली है। रूढ़िवादी क्या होती है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां जो है वो घर से नहीं निकलेंगी, इस एज में शादी हो जानी चाहिए, किचन के सारे काम, मतलब एक रूढ़िवादी सोच जो कि काफ़ी समय से चलती आ रही है। तो आदिवासी लोगों के लिए भी इसी तरीके से कि वो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, हमेशा मुकुट लगाए होते हैं, नृत्य मुद्रा में खड़े रहते हैं। तो ये एक रूढ़िवादी सोच है। तो बच्चों ने भी ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, कहीं ना कहीं से बच्चों के भी दिमाग में आया होगा। तो इसलिए ये जो व्यवहार है वो दिखा रहा है स्टीरियोटाइप, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। अगला देखो, बीइंग प्रिजुडाइज्ड टुवर्ड्स समवन इम्प्लाइज, किसी के प्रति अगर आप पूर्वाग्रही हैं, इसका मतलब क्या है? चलो आज देख लेते हैं कि पूर्वाग्रही होने का मतलब क्या होता है। और आप में से कुछ क्या लोग हैं पूर्वाग्रह, तो वो मुझे जरूर बताना, या आपने देखा होगा आसपास। पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। जो पूर्वाग्रही लोग होते हैं, या फिर अगर आप किसी के भी प्रति पूर्वाग्रही हैं, तो आप उन्हें नकारात्मक रूप से देखोगे, आप उनको श्रेष्ठ मानोगे, या फिर जो आपसे अलग है आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, कि ग्रुप में कुछ लोग हैं तो कुछ लोगों से भेदभाव हो रहा है, बताइए
देखो, जो पूर्वाग्रही होती है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें कभी भी ये तो आएगा नहीं कि आप उनको सुपीरियर कंसीडर कर रहे हो, उनको श्रेष्ठ मान रहे हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है। बी तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ बी है काट देते हैं। आ गया आंसर ए सी डी। किसी के प्रतिग्रही अगर कोई पूर्वाग्रही है तो वो उसको एक नेगेटिवली जज करेगा, ऑप्शन 1। जो आपसे अलग है आप उनका डिसरिस्पेक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी अलग स्टेट में गए हो पढ़ाई करने, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, कुछ भी हो सकती है, तो वहाँ पे लोग ना उन लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, आपको एकदम कटा कटा सा फील आता होगा। फिर साथ में कई बार हुआ भी होगा कि लोग एक ग्रुप मेंबर, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समूह के सदस्यों के विरुद्ध, तो ये भी है। समझ गए ना पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है। चलो, तो पहला हो गया। 66 कथन को पढ़ो, स्टेटमेंट और रीजंस, एजर्शन एंड रीजंस, और बताओ क्या सही है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो फुलफिल करता है नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटीज इन इंडिया। रीजन दिया है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है, मतलब ये स्टैब्लिश कर रही है मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। तो देखिए दोनों बातें सही हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है, क्योंकि सबसे पहले आपको भी पता है कि हमारा जो इंडिया है, भारत में सांस्कृतिक विविधताएं हैं और हम सभी एक दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो हमारे भारत में जो हमारी कल्चरल जो डाइवर्सिटीज़ है उसकी आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, और ये भी सिखाती है कि हमको एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की संस्कृति का रिस्पेक्ट करना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश कर रहा है मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना, यही रीज़न है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 67। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में किया गया है। चलो पढ़ते हैं। ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। बेसिकली यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स आर आइडेंटिफाई एज वायलेटेड ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब इन चारों में से उस घटना की पहचान करो जो कि SC/ST अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में किया गया है। ठीक है, उल्लंघन के रूप में, कि अगर कोई इसका उल्लंघन कर, इसमें से किसका उल्लंघन करने पे कौन सी सजा होती है वो है। तो चलो बताओ। पहला तो ये है कि जो वायलेंस होता है अपर कास्ट पीपल अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट पीपल, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो होता है अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये हो गया हमारा। देन आपका ये होगा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक, मतलब जबरदस्ती उसको खिलाने के लिए बाध्य कर रहे हो, ये भी होगा। और गैर आदिवासी लड़की, सॉरी मैंने पहले लड़की बोल दिया था क्या बाय मिस्टेक। एंड जो सी है हमारा, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। ठीक है, मतलब अलोइंग नॉन ट्राइबल टाइम्बर मर्चेंट्स टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड, मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप किसी बाहर वाले को जो नॉन ट्राइबल है उसको अलाउ कर रहे हो कि भाई तुम यहाँ पे आके जो भी काम है मर्चेंट से रिलेटेड आके वो एक्सप्लॉइट ही तो करेगा ना, तो ये भी एक उल्लंघन ही है। तो ये तीनों ही होंगे। बाकी नीचे देखिए लिखा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी कास्ट में, किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। सो हमारा क्या है ABC और ये रहा 4। ठीक है, चलो अब मिड डे मील से रिलेटेड देखते हैं। ये तो एक सबको ही पता है मिड डे मील स्कीम किस लिए लाया गया था। तो मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि मिड डे मील में चाहे कोई भी बच्चा गरीब है, अमीर है, कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, सब एक साथ बैठकर खाते हैं। ठीक है, तो सभी जातियों के बच्चे जो हैं साथ साथ खाते हैं, ये तो होगा ही।
देन कई स्थानों में, और जो वहाँ पे खाना बनाती है ना जो महिला, वो दलित महिलाओं को ही रखते हैं वहाँ पे खाना बनाने के लिए, जिससे कि एक इक्वलिटी बनी रहे, ये भी है। स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। जी हाँ, जब से ये खाना वगैरह मिलने लगा ना, बच्चे आने लगे इसी बहाने, आपने देखा होगा, इससे नामांकन एनरोलमेंट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और बच्चे अब स्कूल छोड़ के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे पहले जाएंगे खाना खाने, आएंगे ही नहीं। तो सारे ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम? बताओ, इनमें से कौन सा प्रावधान जो है वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को बताता है, इंडिपेंडेंस को? तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला देखो, लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। जी हाँ, आपको पता है जो लेजिस्लेचर है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होती है जजेस के जो है अपॉइंटमेंट में। अदरवाइज इतनी ज़्यादा यहाँ पे धांधली होती कि कोई सब अपने ही घर वालों को, अपनी ही फैमिली में से किसी न किसी को जज भी बना देते। तो ये बात तो सही है कि इसमें लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं है। और न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी जज जो है जिंदगी भर रहेगा, एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, 65 एज। ठीक है, ये हो गया। और न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। जी हाँ, पार्लियामेंट ना वो डिस्कस नहीं कर सकती है कंडक्ट ऑफ जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये चीज लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ, जो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या ये सही है? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, क्या उनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं? तो बस ये डी छोड़ के बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, ABC, ऑप्शन नंबर 4, 69 का। ठीक है, अगला देखते हैं 70। और एक देखो, पॉलिटी के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पॉलिटी एक तो बहुत ही छोटे से छोटा चैप्टर है, 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी बहुत आसान। अभी हम उसको देखेंगे। पहले ये देखो, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अद्यत जाता है। भाई साहब, इतनी टफ इंग्लिश, हिंदी, इसके पीछे के कारण की पहचान करो। चलो इंग्लिश देखते हैं। द वर्क परफॉर्म बाई अ होम मेकर गोज अननोटिस्ड एंड अनपेड। सभी को पता है, सबके घर में जो महिलाएं काम करती हैं, जो होम मेकर हैं, वो अननोटिस है। एक तो कोई ध्यान नहीं देता है, बस वो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत आसान काम है, पैसे भी नहीं मिलते हैं। एज कम्पेयर टू द ऑफिशियल वर्क परफॉर्म बाई एन ऑफिस गोइंग लेडी, मतलब जो लेडी बाहर जा रही है उसको नोटिस भी, उसको लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, पैसे भी मिलते हैं। हु गेट सैलरी रिस्पेक्ट, एग्जामिन द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जो ऑफिस जाने वाली महिला होती है उसको वेतन सम्मान मिल रहा है, घर वाली जो महिला है, मतलब निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की जो तुलना में जो घर में महिला है उसके काम को जो है अनदेखा तथा एक तरीके से अनपेड है वो। इसके पीछे का रीजन कार्यालयी काम का अति मूल्यन, ओवर जो है वैल्यूएशन है ऑफिशियल वर्क। घरेलू काम के लिए कम समय लगना, ये तो एकदम ही गलत है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। और पैट्रियार्कल जो है हमारी सोसाइटी है, आप भी जानते हो, भारतीय समाज की एक पितृक व्यवस्था बनी हुई है। डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, इसका रीज़न क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए, पहली बात तो ये मत लगा के चले आना कि हमारा जो समाज है वो पितृक व्यवस्था है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमसे रीज़न पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है। बाहर काम करने के कंपेयर में जो घर में कोई काम करता है तो उसको पैसे भी नहीं मिलते हैं, अनदेखा किया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि जो हम हाउस होल्ड वर्क है ना, हम उसको डी वैल्यू करते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, बस ऐसे ही लोग बोलते हैं कि अरे बस ये तो काम दिन भर घर ही में तो करना है। ये एक तरीके से डी वैल्यूएशन है ऑफ हाउस होल्ड वर्क, यही इसके पीछे का रीज़न है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? बेसिकली एक ऐसा आर्टिकल बताइए जिसमें राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, ठीक है, वो किस फंडामेंटल राइट के थ्रू है, ये आप मुझे बताओ। इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि निजता का अधिकार, साथ में आपका भोजन, वायु, जल, इन सभी से रिलेटेड है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21, ये याद कर लेना, कई बार पूछा हुआ है।
ये एक बार देख लेते हैं 72। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। मतलब जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है ना हमारा यूएसए से। तो दोनों के बीच की भेदों की पहचान करने के लिए इसमें से सही आप बताओ, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाला सही ऑप्शन। पहला है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? जी हाँ। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। जी हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। गलत। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। जी नहीं, यह हस्तक्षेप नहीं करता है भाई। अमेरिका में राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में इंटरवीन नहीं करते हैं। तो केवल दो ही ऑप्शन फिर बचा हमारे पास, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया 73। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इसका मतलब क्या है? चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा कुछ पावरफुल पोजीशन पे हो, सब एक समान है। और इसका आपका चारों ऑप्शंस पढ़ें देन बताएं। पहला है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप लाइसेंस नहीं बनवाओगे। भाई ये चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको करना है। तो जी हाँ, कानून का पालन सबको करना है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसका जो अभी मैंने आपको बताया जाति, धर्म, जेंडर, इस पे भेदभाव नहीं कर सकते। जी हाँ, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। इन इक्वालिटीज सीजेस टू एग्जिस्ट। तो 73 का ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। यस, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए इक्वल होगा, तो ये भी सही है। तो 73 का हमारा ऑप्शंस देखते हैं, ए बी डी। पहला सी नहीं होगा, लिख रहा है कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं। देखो, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारी असमानताएं हैं। तो ये हो गया हमारा। और वैसे हमसे इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ए बी डी। अगला देखते हैं। यहाँ पर आपसे दो पेयर दिया गया है, ये काम है और ये रोजगार के प्रकार है। मतलब दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार और व्यवसायी, इसमें से आपको बताना है इनके काम। सबसे पहले जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, स्वरोजगार होते हैं, वो इसमें से होगा हमारा सब्जी विक्रेता, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो उसके लिए किसी ने बिजनेस मतलब उसने खुद से अपना ये रोजगार बनाया है, सब्जी विक्रेता। ठीक है। और पहली बार इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो ये तो एकदम सही मैच हो रहा है, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार। बाकी इसमें देख लेते हैं। ए तो वैसे हर जगह है, तो एलिमिनेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी हाँ, राजमिस्त्री देखिए, जो ये भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद से आपका देखो, ये हमारा एक ए सही हो गया, हमारा सी सही हो गया। ठीक है। बाकी और देखते हैं। घरेलू कामगार, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो अनियमित मजदूर, और एक है आपका दुकान में सुपरवाइजर, वो बिजनेस पर्सन है। इन दोनों में से बताइए कौन सा होगा? तो ये तो गलत है, दुकान में सुपरवाइजर जो है वो आपका व्यवसायी है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो राजमिस्त्री आपका दिहाड़ी मजदूर सही है। घरेलू कामगार ये आपके अनियमित मजदूर होंगे, और जो सब्जी विक्रेता है वो आपका स्वरोजगार। बस हमारा डी छोड़ के सब सही है। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। आखिर में ये जो माइग्रेशन हो रहा है उसका रीजन क्या है? देखो, आपने देखा होगा लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। और शहर में उनके पास घर थोड़ी ना होगा, इसलिए आपने देखा होगा कि स्लम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग आ चुके हैं। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, मतलब डिटोरिएट हो गया है। लिविंग स्टैंडर्ड्स इन अर्बन एरियाज, क्या ये इसका रीज़न है? जी नहीं। लोग इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि जीवन का स्तर अच्छा करना है, तो ये तो होगा ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं। तो काट देते हैं सारे ए को। आंसर आ गया बी एंड सी। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। ग्रामीण कामकाज बाजार में विपणन, मतलब गांव में आप देख ही सकते हो ना, कहाँ काम है भाई। गांव में अगर रहेंगे तो
क्या ही कोई अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता है, बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। इसी वजह से वो शहर में आ रहे हैं। और साथ में आपको पता है डिक्रीज हो चुका है जो कृषि उत्पादकता है उसमें भी कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, अगर स्किल्ड वर्क फोर्स गाँव में होता तो कोई शहर में जाता? तो ये तो लाइन ही गलत है, केवल बी एंड सी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। सो 75 का हो गया हमारा 4। तो यहाँ तक हमने क्लास सारे क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद के भी हम करेंगे अगले सेशन में। क्लास कैसी लगी और क्वेश्चंस कितने आपको इंटरेस्टिंग लगे हैं ज़रूर बताना, क्योंकि ये अभी वाला पेपर है अगस्त वाला। बाकी मिलते हैं हम शाम को 5 बजे, जिसमें हम बीपीएससी का देखने वाले हैं टेस्ट, जीएस का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।